नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, खासकर रविवार की रात को जब अगला हफ्ता सामने खड़ा होता है। ये सब जो मैं कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के केंद्र में हमें ले जाती है वो समीक्षा जो आज हमारे पास है। ये समीक्षा है विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब द विल टू मीनिंग पर। हाँ, तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस समीक्षा में क्या लिखा है, बल्कि उस विचार की तह तक जाना है जो इस किताब की बुनियाद है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत खुशी या कामयाबी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक अर्थ, एक मकसद खोजना है। हाँ। चलिए इसी विचार की परतों को खोलते हैं। और ये विचार आज के समय में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है ना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां खुशी को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है, फिर भी एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फ्रैंकल का काम हमें एक अलग नजरिए से इस समस्या को देखने का मौका देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समीक्षा के मुताबिक किताब का जो मूल दर्शन है वो है अर्थ की तलाश। इसमें लिखा है कि फ्रैंकल का मानना था कि हर इंसान, चाहे उसके हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा, आप कह सकते हैं, आदर्शवादी नहीं है? मतलब जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहा हो, तो क्या वो वाकई अर्थ के बारे में सोचता है? नहीं, ये सवाल तो बनता है, बिल्कुल। और यहीं पर फ्रैंकल की सोच एकदम क्रांतिकारी बन जाती है। उनकी थेरेपी, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, उसका मतलब ही है अर्थ के जरिए इलाज। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि अर्थ खोजना एक लग्जरी है जो सब ठीक होने के बाद किया जाता है। वो कहते हैं कि ये एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। बिल्कुल, भूख और प्यास की तरह। बिल्कुल, भूख और प्यास की तरह। जब ये जरूरत पूरी नहीं होती तो एक खालीपन पैदा होता है। और ये उन्होंने सिर्फ सिद्धांतों में नहीं कहा है, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अपने अनुभवों से सीखा, जहां उन्होंने देखा कि जिंदा वही लोग बच पाए जिनके पास जीने का कोई मकसद था, कोई वजह थी। और यहीं पर समीक्षा एक और चौंकाने वाली बात कहती है कि अगर हमारा नजरिया सही हो तो दुख और पीड़ा को भी सार्थक बनाया जा सकता है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर तो हम दुख से भागते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझना बहुत जरूरी है। फ्रैंकल ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि दुख अच्छी चीज है। अच्छा। या हमें दुख की तलाश करनी चाहिए। उनका तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कह रहे हैं कि जब दुख अपरिहार्य हो, जब उससे बचा ना जा सके, जैसे किसी अपने को खो देना या कोई गंभीर बीमारी, तब हमारे पास एक आखिरी आजादी बचती है। और वो क्या है? और वो है अपने नजरिए को चुनने की आजादी। हम उस दुख को अपनी हार मान सकते हैं या उसे अपनी हिम्मत की कहानी बना सकते हैं। मतलब हालात हमारे काबू में नहीं हो सकते, लेकिन उन हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे काबू में होती है। बिल्कुल। जैसे कोई एथलीट है, उसे चोट लग गई, तो वो अब खेल तो नहीं सकता, लेकिन वो उस अनुभव का इस्तेमाल दूसरे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए कर सकता है। उसने अपनी पीड़ा को एक नया मकसद दे दिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही लोगोथेरेपी का सार है। ये आपको हालात का शिकार होने की भावना से निकालकर आपकी जिंदगी का कर्ता बनाता है। हाँ, और एक बार जब कोई ये मान लेता है कि दुख में भी मकसद खोजा जा सकता है, तो फिर फ्रैंकल का अगला सिद्धांत और भी ज्यादा शक्तिशाली लगने लगता है। और वो सिद्धांत, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, एक फॉर्मूले में पिरोया गया है। स्वतंत्रता प्लस जिम्मेदारी इक्वल्स वास्तविक मानवीय विकास। हाँ, ये तो सुनने में एक मैथ्स इक्वेशन जैसा लगता है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, फ्रैंकल का मानना था कि 20वीं सदी ने हमें अभूतपूर्व स्वतंत्रता दी है, ये चुनने की आजादी कि हमें क्या बनना है, कहाँ रहना है, कैसे जीना है। लेकिन वो चेतावनी देते थे कि स्वतंत्रता अपने आप में काफी नहीं है, ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को एक बहुत शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार की चाबी दे दी जाए, वो कहीं भी कितनी भी तेजी से जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो ट्रैफिक नियमों की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो वो या तो खुद को चोट पहुंचाएगा या किसी और को। असली विकास तब है जब वो उस आजादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल यही बात फ्रैंकल कह रहे थे। वो मजाक में कहते भी थे कि अमेरिका के पूर्वी तट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो पश्चिमी तट पर स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी की मूर्ति दिलचस्प है।
है ना? क्योंकि बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता अक्सर एक खालीपन की ओर ले जाती है, और यही खालीपन हमें समीक्षा के अगले बिंदु पर लाता है। हाँ, अस्तित्व का खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। समीक्षा इसे आज के दौर की बड़ी समस्याओं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और नशे की लत से जोड़ती है। कहा गया है कि इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं अर्थहीनता, मतलब जीवन में मकसद की कमी है। और इस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का असर हम आज हर जगह देखते हैं। सोचिए, कोई इंसान एक बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी है, वीकेंड पर पार्टियां भी होती हैं, सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन सोमवार की सुबह उसे बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। अंदर से एक सवाल उठता है, ये सब किस लिए? यही वो खालीपन है जिसकी बात फ्रैंकल कर रहे थे। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि मकसद की भूख है। पहले के समय में क्या था कि धर्म, परंपरा, समुदाय, ये सब हमें बताते थे कि हमारा मकसद क्या है। आज हमारे पास चुनने के लिए हजारों रास्ते हैं, और यही हमें भ्रमित कर देता है। मतलब हम नेटफ्लिक्स पर घंटों सीरीज देखते रहते हैं, ये तय नहीं कर पाते कि क्या देखें। बिल्कुल। और अंत में खाली महसूस करते हैं। ये भी उसी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का एक छोटा सा रूप हो सकता है। हम विकल्पों के बोझ तले दबे हैं, लेकिन दिशाहीन हैं। एकदम सही। और फ्रैंकल के अनुसार इस खालीपन को आप बाहरी चीजों से नहीं भर सकते। एक नई कार, एक और वेकेशन या ज्यादा लाइक्स आपको अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन वो मकसद की गहरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए तो अंदर झांकना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर अगर कोई इस खालीपन को महसूस कर रहा है और अंदर झांकने को तैयार है, तो क्या ये किताब उसके लिए है? समीक्षा इस पर क्या कहती है कि ये किताब आखिर है किसके लिए? हाँ, समीक्षा इस मामले में बहुत साफ है। वो 3 तरह के लोगों की पहचान करती है। पहले, जो मनोविज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं और फ्रॉइड और एडलर से आगे जाकर इंसानी मन को समझना चाहते हैं। दूसरे, वो लोग जिन्हें सतही पॉजिटिव थिंकिंग वाली सेल्फ हेल्प किताबों से ज्यादा गहरी फलसफे पे आधारित किताबें पसंद है। और तीसरे, और शायद सबसे जरूरी, वो लोग जो सच में अपनी जिंदगी के बड़े सवालों से जूझ रहे हैं और एक उद्देश्य की तलाश में हैं। और समीक्षा में इसकी मजबूतियों का भी जिक्र है। बताया गया है कि ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है। इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, असल जिंदगी के मरीजों के उदाहरण हैं जो सिद्धांतों को जिंदा कर देते हैं। जी, और फलसफे और थेरेपी का एक जबरदस्त मिश्रण है। हाँ, ये सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि क्यों करें की गहरी समझ देती है। सही बात है। लेकिन एक अच्छी समीक्षा की तरह ये सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती है। मतलब इसमें कुछ कमियां भी बताई गई हैं। सही कहा। समीक्षा बताती है कि ये किताब उन लोगों के लिए थोड़ी भारी या एकेडमिक हो सकती है जो इस विषय में बिल्कुल नए हैं, और इसकी तुलना फ्रैंकल की दूसरी ज्यादा मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से की गई है। बताया गया है कि ये किताब उसकी तुलना में ज्यादा सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक आप बीती है, एक कहानी है जो दिल को झकझोर देती है। वो फ्रैंकल के दर्शन को उनके अपने अनुभवों के माध्यम से बताती है। उसे पढ़कर आप प्रेरित महसूस करते हैं, जबकि द विल टू मीनिंग, जैसा कि समीक्षा बताती है, उस प्रेरणा के पीछे के सिस्टम को समझाती है। ये लोगोथेरेपी के सिद्धांतों, उसकी तकनीकों और उसके मनोवैज्ञानिक आधार की बात करती है। तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक बेहतरीन डिश खाने जैसा है जिसका स्वाद लाजवाब है। वाह। और द विल टू मीनिंग उस डिश की रेसिपी बुक पढ़ने जैसा है जो बताती है कि उसमें कौन से मसाले किस मात्रा में और क्यों डाले गए थे। इससे बेहतर तरीके से तो समझाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक आपको अनुभव देता है, दूसरा उस अनुभव का विश्लेषण। तो अगर कोई एक प्रेरणादायक कहानी चाहता है तो वो पहली किताब से शुरू करे, लेकिन अगर कोई उस कहानी के पीछे के मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझना चाहता है तो समीक्षा के अनुसार ये किताब उसके लिए है। बिल्कुल। चलिए अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा का आखिरी फैसला क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? समीक्षा का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। वो इसे उन लोगों के लिए मस्ट रीड यानी जरूर पढ़ी जाने वाली किताब बताती है जो फ्रैंकल के विचारों को गंभीरता से समझना चाहते हैं और जो जीवन के उद्देश्य पर गहराई से सोचना चाहते हैं। और समीक्षा की एक आखिरी लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो कहती है कि ये किताब सिर्फ साधारण मोटिवेशन नहीं, बल्कि असली आंतरिक परिवर्तन की बात करती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। मोटिवेशन और आंतरिक परिवर्तन, इसमें फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है।
देखिए, मोटिवेशन जो है ना, वो अक्सर बाहरी होता है और अस्थायी होता है। अच्छा। जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर कोई 1-2 दिन के लिए चार्ज अप महसूस कर सकता है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, वो हवा हो जाता है। ये बाहरी लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, ज्यादा पैसा कमाओ, प्रमोशन पाओ। लेकिन फ्रैंकल जिसकी बात कर रहे हैं, वो है आंतरिक परिवर्तन। ये तब आता है जब आप अपने जीवन का एक मकसद ढूंढ लेते हैं, चाहे वो दुनिया की नजर में कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये मकसद आपको एक आंतरिक दिशा देता है, एक कंपास की तरह। तो फिर बाहरी तूफान आपको हिला तो सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन आपकी दिशा नहीं बदल सकते। बिल्कुल। ये लचीलापन और एक ऐसी शांति देता है जो बाहरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करती। आज हमने द विल टू मीनिंग की समीक्षा के जरिए विक्टर फ्रैंकल के शक्तिशाली विचारों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि जीवन में अर्थ खोजना कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी सबसे गहरी मानवीय जरूरत है। ये सुख या शक्ति से भी ज्यादा बुनियादी है, और इसी खोज में हमारी आजादी का सही इस्तेमाल, हमारी जिम्मेदारी का एहसास और मुश्किल से मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत छिपी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर फ्रैंकल सही हैं कि हमारी मूल इच्छा सुख या शक्ति नहीं, बल्कि अर्थ खोजना है, तो क्या यह संभव है कि हमारा आधुनिक समाज, जो 24 घंटे हमें तुरंत मिलने वाली खुशी, आराम और सफलता का लालच देता है, अनजाने में उन्हीं समस्याओं को और गहरा कर रहा है जिन्हें वो हल करने की कोशिश कर रहा है? क्या हम एक आध्यात्मिक भूख को भौतिक स्नैक से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं?